सामाजिक कार्यों का ज़िक्र आपने किया। कई बार ये सवाल उठता है कि निर्मल गहलोत जी इतने ज़्यादा सामाजिक कार्य क्यों करते हैं? क्या उनका राजनीति में जाने का मन है? व्हिच फॉर्मेट ऑफ एजुकेशन यू लाइक मोस्ट ऑफलाइन और ऑनलाइन? रक्स भाई ऐसा कई बार आता है मतलब कोई भी व्यक्ति के जीवन काल के अंदर हमेशा ग्राफ ऐसे से ऊपर नहीं चलता है। जी। अगर निर्मल जी शिक्षक नहीं होते तो क्या होते? नमस्कार साथियों, मैं हूं आरजे रेक्स और सक्सेस जर्नी विद आरजे रेक्स के हमारे आज के एपिसोड के खास मेहमान हैं डॉक्टर निर्मल गहलोत। किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप डिजिटल शिक्षा के जनक हैं। आप उत्कर्ष क्लासेस के सीईओ एंड फाउंडर हैं। आप एक समाज सेवी हैं। आप एक भोलेनाथ के भक्त हैं और भी कई सारी खास बातें जो आज के हमारे सक्सेस जर्नी विद आरजे रेक्स प्रेजेंटेड बाय देवरा हुंडई के इस एपिसोड में जानने को आप सबको मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल भैया आपके वैल्यूएबल टाइम थैंक के यू। लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि रेक्स आज हमारा इंट्रो लेने वाला है। अरे थैंक यू सो मच। तो सफर की शुरुआत करें। बिल्कुल। तो आज हम जिस गाड़ी में सफर करने वाले हैं वो है Hyundai की अल्कज़ार। हमारी गाड़ी तैयार है और इस गाड़ी में आज हम मुलाकात करेंगे डॉक्टर निर्मल गहलोत जी के साथ। हमारे सक्सेस जर्नी के सफर की शुरुआत हो चुकी है और निर्मल भाई साहब हमारे साथ में हैं। सबसे पहला सवाल सर आपसे मैं जानना चाहूँगा क्योंकि नाम सक्सेस जर्नी है तो वो कौन-सा मंत्र है जिसने आपको इस मुकाम तक पहुँचाया है जहाँ आज आप हैं? मंत्र को कविता में नहीं कहकर अगर सीधी-सीधी बात में कहें तो वो मंत्र वही है कि जो भी काम करें वो शिद्दत के साथ करें, ईमानदारी के साथ करें। जिस क्षेत्र में जो आप काम कर रहे हैं उसके अंदर जो उसका एंड यूज़र है, जैसे हमारे फील्ड में विद्यार्थी है, उस विद्यार्थी की भलाई मूल हेतु उसमें रहे। और काम करते वक़्त कई बार सफलता, असफलता, संघर्ष ये सब कुछ आएगा। तो मेरा एक मूल मंत्र जो मुझे हमेशा प्रेरित करते हुए आया है, मैं बोलता भी हूँ विद्यार्थियों को, कहता भी हूँ कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता और हार को लक्ष्य से दूर ही रखना क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। क्या बात है! वाह! ग्रेट। भाई साहब मैं ये मानता हूँ कि असफलता के बिना सफलता नहीं मिलती है। तो जीवन में कोई ऐसा मौका रहा जहाँ असफलता मिली हो, उसको आपने फेस करके अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त किया हो? रक्स भाई ऐसा कई बार आता है मतलब कोई भी व्यक्ति के जीवन काल के अंदर हमेशा ग्राफ ऐसे से ऊपर नहीं चलता है। जी। ये ऊपर नीचे उतार चढ़ाव जो है चलता रहता है और मेरे जीवन में भी ऐसे खूब सारे उतार चढ़ाव रहे। तो मैं इस प्रकार की कोई भी काम और विद्यार्थियों को भी हमेशा ये संदेश देता हूँ कि कुछ भी जब आप काम कर रहे होते हैं तो उसको असफलता को असफलता मत मानिए, उसको एक जी। लर्निंग मानिए। जी। सफल हो गए तो अच्छी बात है, असफल हो गए तो आपको अनुभव दे दिया। कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरा तो इवन मैं जैसे बोलता भी हूँ कि मेरा तो 12th क्लास के अंदर भी मेरी सप्लीमेंट्री आई थी। जबकि 11th क्लास तक तो मैं स्कूल टॉपर भी रहता था। लेकिन कोई कारण से 12th में सप्लीमेंट्री आई, कोई कारण से प्रारंभ के अंदर इंस्टीट्यूट जब हम चला रहे थे तो प्रारंभ के अंदर कुछ बैचेज़ के अंदर उतने स्टूडेंट्स नहीं आते थे, नहीं आ पाए थे, लेकिन बाद में आने लगे। तो कुल मिला के लगे रहना होता है, सतत प्रयास। प्रयास करते रहना होता है और हर असफलता से निराश, हताश होने की बजाय उस असफलता से सीखिए कि क्यों असफलता मिली, उसके कारण क्या रहे, उन कारणों को दूर करते हुए फिर से प्रयास कीजिए। क्या बात है! बहुत ही सुंदर मैसेज है और निश्चित रूप से हम सबको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आज आप कई सारे स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, शिक्षा के लिए मोटिवेट करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपने बचपन में कैसे थे पढ़ाई में? देखो मेरे पिताजी खुद अध्यापक रहे हुए हैं, जी। तो मुझे पता है जब मैं छोटा था तो सुबह 4 बजे उठकर और अपनी दिनचर्या शुरू करनी होती थी मुझे। जी। तो पढ़ाई में मैं मतलब जहाँ पे जिन स्कूल में मैं पढ़ा हूँ,
उसके अंदर तो मैं अच्छा था, अच्छा। इसमें कोई शक नहीं है। तो एक अच्छा विद्यार्थी कह सकते हैं, पढ़ने वाला विद्यार्थी, और साथ में काम भी लेके करते थे, घर के जो काम होते थे वो काम भी हमें करने होते थे। तो दोनों तरह का मिक्स एंड मैच चलता था। कभी डाँटना, कभी कोई शरारत, बचपन जो है बिना शरारत के पॉसिबल नहीं है। हो जाए पूरा तो ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन मुझे मेरी मम्मी-पापा कहते हैं कि थोड़ा कम ही शरारत करता था, ज़्यादा तो नहीं करता था। दैट्स ग्रेट। और क्या हॉबीज़ क्या हैं आपकी लाइफ में? बचपन से अगर बात करें, खेल के अंदर बात करें, तो बैडमिंटन और कुश्ती खेलने का शौक था। और अभी तो हॉबी जो है नए-नए स्थलों को देखना, धार्मिक पर्यटन करना। कई लोग कहते हैं कि सर ये आज ही मैंने पढ़ा था कि साहब ये केदारनाथ है, पूजा का स्थल है, पर्यटन नहीं है। पूजा, पर्यटन साथ में जुड़े ना, हमारे तो प्राचीन समय से जो है इकोनॉमी का एक बड़ा स्रोत वो धार्मिक केंद्र रहे हैं। सही, सही कहा। तो पूरी श्रद्धा के साथ तो वो जाना ही जाना है, और परिवार के साथ जाइए, आनंद उठाइए। तो धार्मिक पर्यटन भी हो सकता है, तो धार्मिक पर्यटन का मुझे बड़ा शौक है। और समाज सेवा करना, सामाजिक संस्थाओं में समय बिताना। अभी भी जहाँ से आपने इंटरव्यू शुरू किया वो आदर्श विद्या मंदिर का कार्यालय था, वहाँ पे मैं मीटिंग के लिए था। जी, तो विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में मेरे अनुभव से कुछ लाभ अगर पहुँचे, तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। वाह! क्या बात है। मैं ये भी जानना चाहूँगा जब आध्यात्म का ज़िक्र चला है, तो ये आध्यात्म की जागृति जो है, ये कौन-सी उम्र में प्रारंभ हुई? कब से आपने ये सोचा कि नहीं मुझे इस मार्ग पे भी आगे बढ़ना है? और किस तरह वो आपकी सफलता में हेल्पफुल रहा? रेक्स मास्लो के ना पद सोपान हैं, अगर आप कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते होंगे तो उसमें जो जीवन की आवश्यकताओं का एक क्रम जो रहता है, अलग-अलग क्रम रहता है, कि सबसे पहले आप शुरुआती दौर के अंदर जो है आपको भोजन इत्यादि के लिए, उसके लिए दौड़ना होता है ना? फिर अपनी सुरक्षा के लिए, ऐसा करते-करते अंत में एक सोपान जो आता है, वो सोपान ही यही रहता है कि आत्म-संतुष्टि का सोपान। जी, आध्यात्मिक यात्रा वहाँ से लेके शुरू भी होती है। कुछ लोगों की पहले भी लेके हो जाती है, अगर उसको पहले से वो अ, दिमाग में वो आ जाए तो। जी। तो मैं कहूँगा कि पिछले कुछ वर्षों से, 2-3 वर्षों से तो ख़ास रूप से अध्यात्म की तरफ प्रेरित मैं हुआ हूँ, और लोगों को मैं कर भी रहा हूँ। और इसकी कोई उम्र नहीं होती है रेक्स, मैं तो ये हाँ, ये सोचता भी हूँ। है। कई लोग 21-22 साल की उम्र में भी मैंने देखे हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। अपनी नौकरी में भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, है ना? और कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं कि 80-85 साल की उम्र में भी उनसे ध्यान नहीं हो रहा है, मूल अध्यात्म को समझ नहीं पा रहे हैं, अभी भी वो मोह-माया में लगे हुए हैं। तो दोनों तरह के केसेज़ हैं, लेकिन मैं अपने लिए अगर मैं बात करूँ तो पिछले 2-1 वर्षों से अलग-अलग पुस्तकें पढ़ने से, अलग-अलग लोगों के संपर्क में आने से, और मुझे लगा कि ठहरना जो है वास्तव में वो बड़ी शक्ति उसमें है। वाह! आँख सही बंद कहा। करके और आप आधे घंटे जब बैठ जाते हैं और उस समय जो सुकून मिलती है, शांति मिलती है, तो असली आनंद उसके अंदर है। कुछ पिछले कुछ महीनों से मुझे ये ज्ञात हुआ, ध्यान में आया कि ध्यान जो है वही असली धन है। वाह! क्या बात है। ध्यान ही असली धन है। मैं इस पूरे इंटरव्यू में आप सभी व्यूअर्स से ये निवेदन करना चाहूँगा कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसे अपने जीवन में ज़रूर ढालिए, उसे अपने जीवन में ज़रूर अपनाइए। व्हिच फॉर्मेट ऑफ एजुकेशन यू लाइक मोस्ट, ऑफलाइन और ऑनलाइन? हाइब्रिड मॉडल, बच्चा अगर ऑफलाइन कोचिंग अगर कर सकता है, उसका समय, धन अगर अलाउ करता है, तो ऑफलाइन का कोई विकल्प नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। इंटरेक्शन होता है, बच्चा प्रेरित होता है, कक्षा में विद्यार्थियों के बीच में बैठा है, और लेकिन ऑफलाइन कोई कारण से संभव नहीं है, तो फिर ऑनलाइन उसके लिए बहुत बेहतर विकल्प है। लेकिन कोई बच्चा ऑफलाइन पढ़ते हुए घर जाके वापस से उन कक्षाओं को ऑनलाइन भी पढ़े, रिवीजन भी करे, जैसे कि हमने हाइब्रिड मॉडल अपना रखा है कि जो कक्षा में बच्चा पढ़ता है ऑफलाइन कक्षा में, वो सेम रिकॉर्डिंग उसको घर के लिए भी देते हैं। तो ओके, ये हाइब्रिड मॉडल ऑफ एजुकेशन जो है वही, उसका भविष्य लंबा है, वो लंबा चलेगा, और सारे बच्चों को इसके लिए सतर्क, सजग और सज्ज होना ही चाहिए। होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। सामाजिक कार्यों का ज़िक्र आपने किया। कई बार ये सवाल उठता है कि निर्मल गहलोत जी इतने ज़्यादा सामाजिक कार्य क्यों करते हैं? क्या उनका राजनीति में जाने का मन है? जिसका खंडन आपने कई बार सोशल मीडिया पे किया भी है। पर आज मैं अपने इंटरव्यू में भी ये जानना चाहूँगा कि आगे का फ्यूचर प्लानिंग क्या है? पहले तो मैं रेक्स में बहुत विनम्रता के साथ में सभी दर्शकों को तुम्हें कहना चाहूँगा, ये सामाजिक कार्य मैं कर रहा हूँ ऐसा मुझ में बिल्कुल भाव नहीं है।
परमात्मा जो है वो करवा रहा है। परमात्मा ने मुझे उसके लिए चुना, उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। और जो काम होने हैं वो होते ही हैं। मैं रहूँगा तब भी होंगे, नहीं रहूँगा तो भी होंगे, मैंने किया तब भी हुआ, मैं नहीं करूँगा तो कोई और करेगा। मुझे पता है जब कार्डियोथोरेसिक यूनिट जब प्रारंभ किया तो किसी ने बोला कि साहब ये बहुत अच्छा काम आपने किया 13 सितंबर को जो हुआ था 2022 में। तो मैंने कहा ये काम 13 सितंबर 2022 के दिन होना लिखा हुआ था, तय था। ये परमात्मा की मर्ज़ी थी। जी। परमात्मा ने ये कार्य करवाने के लिए मुझे निमित्त चुना, बस ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और इसलिए सेवा का कार्य जो है ना, मतलब कई बार लोग कहते हैं सर सेवा सेवा करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? सेवा करने से क्या मिलता है? जी। सेवा करने से फल क्या मिलता है? तो सेवा करने से फल जो मिलता है, वो आनंद मिलता है। सबसे बड़ा फल। तो जो आत्मानंद की अनुभूति जो सेवा करने से होती है, वह सभी प्रकार के धन से, पद से वो बड़ी होती है। ट्रू, वेरी ट्रू। और बस इसलिए है कि भाई ये भगवान ने जो पथ दिखाया है, इसी पथ में हम आगे बढ़ते रहें और यही उद्देश्य है कि इस जीवन काल में जितने लोगों को अधिक से अधिक मदद पहुंचा सकें, अधिक से अधिक सेवा कार्य कर सकें और नहीं केवल खुद कर सकें, मेरी तो एक सीमा है, तो सेवा कार्यों के लिए प्रवृत्त कर सकें। हमें पता है कोरोना काल के अंदर जब हमने जोधपुर में पहला ब्रीथ बैंक स्थापित किया, तो उस ब्रीथ बैंक के बाद में और भी कई जगहों पे वो स्थापित हुआ। हम जब यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया तो और भी कई लोगों ने हमें संपर्क करके पूछा कि भाई इसके लिए आपने कैसे किया, कहाँ से होता है, हम भी करना चाहते हैं। और इसलिए जब कई बार होता है, आपने देखा होगा कि जब आप कहेंगे कि सब सेवा का फल जब आनंद है, आत्मानंद है, फिर उसका इतना प्रचार प्रसार क्यों? सोशल मीडिया में सूचना क्यों, सब जगह क्यों? कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इससे 1-2 लोग भी अगर प्रेरित होते हैं और वो काम अगर कर पाते हैं, तो मेरा वो बताना सक्सेसफुल हो जाता है। सही है। कुल मिला के अपने कहा गया पुराणों में कि भई आप दाहिने हाथ से अगर कुछ दो तो ऐसा होना चाहिए बाएँ हाथ को भी पता ना चले। इसके पीछे मूल भाव क्या है? मूल भाव इसके पीछे कहने का ये है कि आपको बिल्कुल भी घमंड नहीं आना चाहिए कि ये मैंने किया। इसीलिए कहते हैं दाहिने हाथ ने भी किया, दाहिने हाथ से किया तो बाएँ हाथ को भी पता नहीं चले। मतलब आपके मन में ये भाव नहीं रहना चाहिए कि मैंने किया। लेकिन मेरा बताने के पीछे का उद्देश्य, सूचना देने के पीछे का उद्देश्य, प्रचार-प्रसार पीछे का उद्देश्य, ये कदापि नहीं रहता है कि मैं उसका प्रशंसा का पात्र बनूँ। मैं चाहता हूँ कि दाहिने हाथ से दे, वो बाएँ हाथ को भी पता नहीं चले, लेकिन हर दाहिने हाथ को तो पता चले कि मेरे दाहिने हाथ का काम क्या है। वाह! क्या बात है। तो बस ये दाहिने हाथ को उसका काम बताने के लिए हम करते हैं। और मैं भी कई लोगों से सीखा हूँ, जैसे मैं कार्डियोथोरेसिक यूनिट की स्थापना के पीछे मैं आपको बताऊँ कि मेरे पिताजी का जब हार्ट अटैक हुआ था और उनकी जब एंजियोग्राफी जो हुई थी, वो वाला जो यूनिट जो है वो माननीय श्रीपाल जी लोढ़ा द्वारा बना हुआ था। मैंने उनका पट वहाँ पे देखा और वो पट देख के मैं प्रेरित हुआ, यार इस हॉस्पिटल में मुझे भी कुछ करना चाहिए। अब सोचो कि अगर वो पट नहीं लगा, श्रीपाल जी उन्होंने अपना प्रचार प्रसार के लिए वहाँ पे नहीं लगाया होगा, लेकिन उस पट को देखा और मुझे पता चला कि अच्छा ये सरकारी नहीं, ये लोग कोई व्यक्ति विशेष भी जो है सरकारी हॉस्पिटल में कुछ सेवा के काम कर सकता है। ये मुझे पहले जानकारी ही नहीं थी, पता ही नहीं था। लेकिन हमने जब वो देखा, किया तो पता चला। अब जैसे अभी जो हम ब्लड डोनेशन सेंटर की स्थापना कर रहे हैं, अगर तो ब्लड डोनेशन सेंटर का प्रचार प्रसार करेंगे नहीं, तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि ब्लड डोनेशन सेंटर यहाँ पर है और हम इसका उपयोग निःशुल्क ले सकते हैं। सही है, सही है। तो रेक्स जो आपका प्रश्न का जवाब जो था वापस वही लेके देना चाहूँगा कि ये सेवा की अविचल धारा जो मन में एक प्रवाहित हुई है, जी। ये धारा बस चलती रहे, यही एकमात्र उद्देश्य है। वाह! और जो राजनीतिक पद के बारे में जो बातचीतें हो रही हैं, उस पर आपका क्या कहना है? कभी है मन विचार है राजनीति में आने का? देखो मैंने सोशल मीडिया पर भी सार्वजनिक रूप से भी लेके मैंने कहा कि इस प्रकार की कोई चाह नहीं और सामान्यतः राजनीतिक कार्यक्रमों से दूर रहना है, ऐसा मन का एक संकल्प भी है। अरे वाह! अभी हमने हाल ही में सुना कि राजस्थान की पहली वर्चुअल स्कूल भी नेहल वर्चुअल स्कूल को चुना गया है। कोविड के वक्त जहां लोग परेशान थे, अपने आप से नाराज थे, सिर्फ और सिर्फ कमियां ढूंढ पा रहे थे, ऐसे वक्त में आपने एक डिजिटल क्रांति जनता के समक्ष, विश्व के समक्ष रखी। क्या सोच थी पीछे? क्या चल रहा था ज़हन में? कैसे आपको लगा कि नहीं मुझे अब इस की तरफ बढ़ना है? कोई इसके बारे में थोड़ा बताएंगे बात आप? डिजिटल क्रांति की या क्रोमा स्टूडियो की बात करें तो 2017 में हमने इसको सबसे पहले शुरू किया था और इसलिए किया था कि हमारे ऑफलाइन बैच के बच्चों का हम रिवीजन अच्छे से लेके करा सकें, क्योंकि उन सब
को एग्ज़ाम के दिनों में वापस बुलाना हमारे लिए भी संभव नहीं था, उनके लिए भी आना संभव नहीं होता था, है ना? तो उसके लिए हमने शुरुआत की, डिजिटल शिक्षा में ऐसे लेके पहुँचे, लेकिन धीरे-धीरे हमें पता चला कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं, जो शहर आके तैयारी नहीं कर सकते। कई सारी ऐसी गृहिणियाँ हैं, जो घर से बाहर नहीं निकल सकती। कई सारे ऐसे बच्चे हैं, जो कांस्टेबल बने हुए हैं, लेकिन सब इंस्पेक्टर की तैयारी करनी है। क्लर्क बने हुए हैं, लेकिन उनको और आगे की आरएस की तैयारी करनी है। तो वो फीस होते हुए भी नहीं जा सकते। तो 3 तरह की कैटेगरी खास तौर से है। एक तो ऐसे बच्चे जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है, ऑफ़लाइन कोचिंग जॉइन नहीं कर सकते। जी। ऐसी गृहिणियाँ जो घर से बाहर नहीं निकल सकती है। हुँ। और तीसरा प्रकार जो जीवन में एक मुकाम, एक पद हासिल कर चुका है, एक नौकरी हासिल कर चुका है, लेकिन उसके आगे की तैयारी करनी है, लेकिन उसके लिए वो नौकरी से 6 महीने, 8 महीना छुट्टी लेके कहीं नहीं जा सकते। हुँ। इसके लिए हम ऑनलाइन एजुकेशन लेके आए और खास तौर से एनवीएस की अगर नेल वर्चुअल स्कूल की हम बात करें तो एक नया कॉन्सेप्ट है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये, अच्छी पहल है उनकी ये, कि बच्चे घर बैठे हुए जो नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं, क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, खेल-कूद के अंदर कोई अग्रणी बच्चे हैं या ऐसे गाँव जहाँ पे उनको अच्छे टीचर्स नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, जी। वो वर्चुअल स्कूल के माध्यम से घर बैठे न केवल पढ़ पाएँगे, बल्कि उनको हम मार्कशीट भी हम दे पाएँगे, प्रोवाइड कर पाएँगे। केवल उनको अपनी अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा देने के लिए कोई सेंटर पे जाना नज़दीकी होगा। स्कूल जहाँ पे हमने उनके साथ एमओयू कर रखा है, वहाँ पे उनको जाना है। बाकी सब कुछ उसको घर बैठे हुए ही सुविधा प्राप्त होने वाली है। वो घर पे बैठे उसको पेरेंट्स को कोई टिफ़िन अलग से बाँध के देने की ज़रूरत नहीं है। अलग से ऑटो में लेके कहीं भेज रहे हैं, वो लेके उसको ज़रूरत नहीं है। निश्चिंत होके वो घर पे पढ़ाई करे, अपने परिवार के बीच में रहे, मोहल्ले के विद्यार्थियों के साथ में वो खेल-कूद में भी हिस्सा ले। हाँ। और ये आपने देखा होगा कई सारे इसमें ये भी कहते हैं कि अरे ऐसा होगा तो बच्चा का ओवरऑल विकास कैसे होगा वगैरह, जी। स्कूल तो जाना होता है। तो ये आपने गौर किया होगा कि सरकार ने 9वीं कक्षा से किया है। 8वीं हाँ। कक्षा तक बच्चा स्कूल में ही खेले रह रहा है। कूदे, हाँ। 8वीं कक्षा तक स्कूल में। आजकल बच्चा 9th क्लास के बाद और खास तौर से 10th के बाद जो है वो करियर के प्रति बहुत सजग होने लगता है। ट्रू, वेरी ट्रू। तो ऐसी स्थिति में उसके मन में ये नहीं रहे कि मैं क्वालिटी एजुकेशन से वंचित हो रहा हूँ। वो क्वालिटी एजुकेशन भी घर बैठे उसको मिले, कोई स्कूल में भी नहीं जाना पड़े, घर बैठे वो मिल जाए। और दूसरा वो जो वो चाहता है वो कला में आगे बढ़ना चाहता है, विज्ञान में आगे बढ़ना चाहता है, प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहता है, तो वो कर सके। हाँ, तो कहीं न कहीं उसके सपने साकार होंगे, अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा उसे मिलेगी और सबसे अच्छी बात ये है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्रमाणित मार्कशीट भी उस बच्चे को मिलेगी। तो ये सबसे बड़ा एक बदलाव है शिक्षा के बिल्कुल, मद्देनज़र, इसके बिल्कुल। लिए भी आपको बहुत-बहुत थैंक साधुवाद। यू, थैंक यू। परिवार का बहुत अहम रोल होता है किसी भी सफलता के लिए और मैं हमेशा देखता हूँ कि आप ना केवल स्वयं के परिवार बल्कि उत्कृष्ट परिवार के भी हर व्यक्ति के हर खुशी के पल को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा करते हैं, उनके लिए कुछ सरप्राइज़ेज़ भी रखते हैं। हुँ, हुँ। उनमें से एक मैं भी हूँ, जिसे कई बार भैया ने सरप्राइज़ दिए हैं, तो मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि परिवार के सदस्यों का पहले तो परिवार में कौन-कौन है वो भी, क्योंकि काफ़ी लोग संपूर्ण परिवार को नहीं जानते हैं और उस पर्टिकुलर परिवार के व्यक्ति का आपके जीवन पर प्रभाव, आपकी सफलता में उनका प्रभाव क्या रहा? रेक्स मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ और पिताजी, माताजी, पिताजी मेरे शिक्षक से सेवानिवृत्त हुए हैं। माताजी गृहिणी के साथ-साथ एंटरप्रेन्योर रही है, समझ लीजिए बचपन से ही अच्छा, गृहिणी के साथ-साथ राखी बनाने का काम, आलू की चिप्स बनाने का काम, हमारे खुद के गेहूँ पीसने की चक्की थी अच्छा, और ये मुझे नहीं मालूम था। साथ में मैं भी लेके काम करता था। तो पिताजी, ग्रेट, माताजी दोनों ने बहुत मेहनत किया है। पिताजी नौकरी करते थे, माताजी इवन मेरी दादी, मैं उनको श्रेय भी देना चाहूँगा। दादी जो है वो सब्जी की दुकान चलाती थी। अरे! मतलब 20 साल की उम्र में गाँव से शहर में आके पुलिस चौकी, चांदपोल पुलिस चौकी के सामने सब्जी की दुकान चलाना और वहाँ पर सुबह 6 बजे से लेके रात को 8 बजे तक सब्जी बेचना। ग्रेट। तो जो वुमन एंटरप्रेन्योर, महिला सशक्तिकरण की भी जो हम बात करते हैं, वो हमारे परिवार में लेके रही है और मैं सोचता हूँ कि कहीं न कहीं वो परंपरा जो दादी माँ से होती हुई मेरे में आई है, तो मैं अपने में कुछ भी एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ अंश अगर मैं देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि वो दादी दादी से, और माँ से होते हुए मेरे तक पहुँचा है। क्या बात है। और तो पिताजी, माताजी तो हैं साथ में और इसके अलावा मेरा छोटा भाई, उसकी पत्नी, उसके 2 बेटे, वो हमारे साथ में और मैं, मेरी पत्नी और मेरी 1 बेटी और बेटा। ऐसे करके हम 10 जनों का पूरा एक जॉइंट फैमिली है, साथ में रहते हैं, खुशी से रहते हैं और परिवार एक बहुत बड़ी ताकत होती है। परिवार से अगर आप निश्चिंत रहते हैं, परिवार आपको सपोर्ट करता है, तभी जीवन में हम आगे बढ़ पाते हैं और मेरी सक्सेस में मेरे पिताजी ने मेरे पे जो विश्वास जताया, है ना? मेरी माताजी ने जो मुझे सपोर्ट किया जी, और शादी के बाद में पत्नी ने जो सपोर्ट मुझे किया और इंस्टीट्यूट जब खुला, प्रारंभ किया, उस समय से लेके तरुण का जो साथ एकदम अनवरत अंत तक जो साथ में चलता रहा,
ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और परिवार निश्चित रूप से कोई भी किसी भी सफल व्यक्ति से आप पूछेंगे, तो मुझे लगता है कि 99.9% लोग ये कहेंगे कि परिवार जो है वो सबसे बड़ी ताकत के उभर के बना है। बहुत सही है। और मैं भी परिवार के हर सदस्य को प्रणाम करता हूँ। तरुण को मैं पर्सनली भी जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि किस तरह उसने हमेशा भैया के साथ जुड़कर, उनके सानिध्य में रहकर जो आज इस उत्कर्ष परिवार को विश्व स्तर का बनाया है, उसके लिए उनको और हमारी पूरी उत्कर्ष परिवार की टीम को बहुत सारी शुभकामनाएँ, उनका बहुत-बहुत आभार। भैया, जीवन में जैसे कि शिक्षा का हमने ज़िक्र किया, शिक्षा के साथ-साथ एक सपना भी होता है कि यार मैं बड़ा होके ये करूँगा, मैं बड़ा होके वो बनूँगा। आपका बचपन में वो कौन-सा सपना था जो सोचे थे कि मैं बड़ा होके करूँगा? देखिए, क्योंकि पिताजी टीचर थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे टीचर बनना है। लेकिन बीच में कुछ-कुछ परिवर्तन हुआ। किसी ने कहा साहब तुम्हें मैथमेटिक्स में अच्छे हो, मैथमेटिक्स लेना है, तुम्हें आईआईटी क्लियर करना है। तो 11th में मैंने साइंस मैथमेटिक्स ले लिया। सबके कहने पे उसमें उतना गाइडेंस और नहीं था कि भई 10th में अच्छे परसेंटेज है, तो इसलिए तुम ले लो। हुँ, जबकि मुझे पता था कि मैथ में ही मेरी रुचि थी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री में उतना नहीं थी रुचि। हुँ, और उस कारण से 11th-12th में परेशान भी रहा, 12th में सप्लीमेंट्री भी आई। हुँ। और फिर 12th के बाद में मैं आईआईटी तो पहुँचा नहीं, आईटीआई पहुँच गया एयर कंडीशन मैकेनिक का कोर्स सीखने के लिए। 3 महीने तक मैं वहाँ पे रहा और एक अंदर से एक आवाज़ आई यार कि बंदा तू निर्मल गहलोत कुछ भी लेके बन जाएगा, लेकिन यार अच्छा एसी मैकेनिक तो नहीं बन पाएगा। तो फिर वहाँ से मैंने क्विट किया और फिर मैंने आदर्श दिया मंडल स्कूल, वहाँ पे इंटरव्यू मैंने दिया और मैं पढ़ाने का काम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। हुँ, और तब मुझे सुकून मिला, मुझे लगा हुँ, कि यार वास्तव में पढ़ाने में बहुत आनंद है। हुँ, और मुझे ये था कि बस जीवन भर पढ़ाना है, चाहे एज़ ए टीचर लेके मैं पढ़ाऊँ, चाहे मैं कोचिंग खोलूँ, कुछ भी करूँ, मतलब पढ़ाना है, पढ़ाने में मुझे मज़ा आता है। हुँ, तो कई बार ऐसा होता है आपका जो पैशन होता है, कई लोगों को शुरुआत में पता चल जाता है मेरा ये पैशन ये है जी। और उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। और कुछ लोग मेरी तरह भी होते हैं जो अटकते-अटकते और सही मार्ग पे पहुँच जाते हैं कि हाँ, अब ये करना है। हुँ। पर यहाँ पर एक और चीज़ अच्छी सीखने को मिलती है कि अटकना भी कहीं रोकता नहीं है। कोशिश करते रहिए, कहीं न कहीं आप पहुँचेंगे। अनुभव अनुभव काम ही आता है। अनुभव काम में आता है। हर चीज़ का अनुभव काम ही आता है। फेल होने का अनुभव भी अपना जीवन का एक अनुभव, अनुभव हाँ, होता है, ये वो बात काम आता है। सही है, और सही है। आज भी जब मैं पीछे मुड़ के मैं देखता हूँ ना, तो जो वो संघर्ष के जो दिन थे, याद तो वही आते हैं। हाँ, हाँ। तो उसी के कारण एक पॉज़िटिव फीलिंग जो होती है ना, हुँ, मन को, आत्मा को जो मिलती है, वो उसी के कारण मिलती है। बिल्कुल, बिल्कुल। आज भी पढ़ाते हैं या नहीं? समय नहीं मिल पाता हो? देखो, सीधा-सीधा पढ़ाना तो नहीं होता है, लेकिन जो हाँ, मीटिंग्स लेते हैं, 1-1, 2-2 घंटे तक मीटिंग्स चलती है, टीम लीडर्स को मैं समझाता हूँ, नए टीचर्स को मैं समझाता हूँ, तो वो भी एक तरह से पढ़ाना ही है। हुँ। जो समझाना है वो पढ़ाना ही है, किसी न किसी को गाइड करना, किसी का मार्ग गाइड प्रशस्त करना। करना। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी वर्तमान में अगर मैं पूछूँ तो उत्कर्ष परिवार कितना बड़ा हो चुका है? थोड़ा हमारे व्यूअर्स को आप बताएँ। कहाँ-कहाँ हम हैं, कहाँ-कहाँ हम देखिए, आने वाले हैं? उत्कर्ष के ऑफ़लाइन सेंटर मैं पहले बताऊँ कि हमें जोधपुर के अलावा बाहर कहीं स्थापित नहीं करना है। अच्छा। इस प्रकार से लेके सोचा वाला, लेकिन कोविड के बाद में बच्चों की विशेष डिमांड थी और हमें भी लगा कि थोड़ा विस्तार मतलब करना चाहिए। तो 2021 में हमने फिर जोधपुर के बाद में 2021 में हमने जयपुर में सेंटर स्थापित किया। 2022 में हमने प्रयागराज में स्थापित किया और 2023 में अभी हमने इंदौर में स्थापित किया। तो 4 जगहों पे ऑफ़लाइन सेंटर थे हमारे। ऑनलाइन के माध्यम से तो पूरा भारतवर्ष पड़ ही रहा है। उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल आज की तारीख में 12 से अधिक यूट्यूब चैनल पर करीब 2 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। उत्कर्ष ऐप को 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउनलोड कर चुके हैं। टेलीग्राम चैनल्स हैं हमारे, सोशल मीडिया पे है, तो अ, 1500 से अधिक कर्मचारी हैं जो उत्कर्ष के अंदर कार्य कर रहे हैं, उत्कर्ष परिवार का हिस्सा है। तो उत्कर्ष परिवार धीरे-धीरे कहते हैं ना, वो अकेला ही चला था, वो कारवां बनता गया, तो कारवां लोग बनता गया, जुड़ते गए। कारवां और बड़ा हो रहा है, लोग और जुड़ रहे हैं। लेकिन जो हमारा मिशन, विज़न, वैल्यूज़ हैं, हमारा मिशन है एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाना, उसको हर घर तक पहुँचाना जी। और उसके लिए विद्यार्थी जो है उसका हित हमें सबसे पहले रखना। और जो वैल्यूज़ है हमारी कि भई हम केवल उत्कर्ष उत्कर्ष के लिए नहीं करता। आपने देखा होगा कि उत्कर्ष अपना प्रॉफ़िट का एक बड़ा हिस्सा वापस सामाजिक कार्यों में लगाता है और यही प्रेरणा हम विद्यार्थियों को भी लगातार हम देते हैं कि जी। भई ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है, ये पश्चिम की थ्योरी है हुँ, कि जो एकदम फिट है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है, जो फिटेस्ट है वही सर्वाइव करेगा, बाकी पीछे रह जाएँगे, ऐसे नहीं।
हमारी जो भारतीय सभ्यता संस्कृति सिखाती है कि आप जीवन में कोई मुकाम पे पहुंच गए, आप आगे बढ़ गए, तो जो पीछे है उसको उंगली पकड़ के उसको भी अपने साथ लेके आगे आओ, लेके उसको आओ। भी आगे लेके आओ। तो ये भाव जो है वो अपनी सनातन संस्कृति जो है वही ला सकती है। ये भाव बहुत इम्पोर्टेंट है और इस भाव को लाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, जैसी डॉक्टर निर्मल गहलोत साहब ने की है। कई और सवाल हैं क्योंकि जब आप इनसे बात करते हैं तो इनकी बातों में इतना खो जाते हैं कि खुद के जो सवाल हम तैयार करते हैं वो भी नहीं पूछ पाते हैं। पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने-जितने सवाल मेरे ज़हन में आ रहे हैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जैसा कि आपने कहा कि 1500 से ज़्यादा लोग इस समय उत्कृष्ट परिवार में काम कर रहे हैं। पर फिर भी आज भी कई सारे युवा जो हमें देख रहे होंगे उनकी भी इच्छा होगी कि हम भी उत्कृष्ट परिवार से जुड़ें। तो उत्कर्ष परिवार से जुड़ने के लिए कैसे वो कनेक्ट कर सकते हैं? तो हमारी टीम ने उसके लिए ना एक फॉर्म बना रखा है और career@utkarsh.com पर कोई भी हमें मेल भी कर सकता है अपना सीवीओ। हमारा बाकायदा पूरा पोर्टल है, तो जो पोर्टल का लिंक जो है आप दीजिए, उसमें अलग-अलग जगहों के लिए, अलग-अलग पद के लिए, अलग-अलग कैटेगरी के लिए लोग जो है वो हमें अप्रोच कर सकते हैं। और और हमारी यहाँ टीम, एचआर टीम उसका इंटरव्यू लेती है, कैटेगरी इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद में सेलेक्ट होने पे उनको सूचित करके उनको सूचना दे देते हैं कि हाँ, उत्कर्ष में आपका स्वागत है। ओके और इसमें आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए वैकेंसीज़ आती हैं। सारी डिटेल्स स्क्रीन पर आप इस समय देख पा रहे होंगे। यहाँ आप भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप भी जुनून रखते हैं। क्योंकि जो मैं भैया को जानता हूँ, भैया की टीम में काम करने के लिए सिर्फ़ जॉब हासिल करना नहीं होता है। इनकी टीम में जब तक आप भैया की ऊर्जा से प्रेरित होकर, मेहनत के साथ, जीवन में कुछ लक्ष्य लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे, तो शायद इस टीम के साथ काम करना मुश्किल होगा। एम आई राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। हम जो है ना काम करने में कभी समझौता नहीं करते हैं। मैं जी, हमेशा लेके कहता हूँ कि भावनाओं से उत्कर्ष नहीं चलेगा। उत्कर्ष जो है वो पूरा मजबूती मेहनत के से साथ में चलेगा। प्रोफ़ेशनल तरीके से चलेगा, क्योंकि विद्यार्थियों का भविष्य हमसे सीधे-सीधे जुड़ा हुआ है। और इसलिए उत्कर्ष में अपॉइंट करते समय हम कभी भी किसी की सिफ़ारिश वग़ैरह नहीं रखते हैं। हम पूरा उसको ठोक बजा के ही हम उसको लेके रखते हैं। उसको पूरा ट्रेनिंग हम उसको देते हैं और पीछे मतलब पड़े रहते हैं हम, टीम लीडर पीछे पड़े रहते हैं, हर समय रहते हैं। तो जो एक्शन मैन टाइप का है ना, वही हमारे हमारे काम का साथ में है, काम काम कर का सकता है। है। बहुत सही कि कहा भाई हर आपने। समय, क्योंकि विद्यार्थी से जुड़ा हुआ काम है, विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है। जी। तो सिफ़ारिश ऐसे-ऐसे लोगों की आती है, सिफ़ारिश रैक कभी बताऊँ, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। नहीं, नहीं ऑफ द 100% रिकॉर्ड बात चर्चा करेंगे, तो मैं कहा देखो, है। सिफ़ारिश से कोई गरीब बच्चा है 5-10% डिस्काउंट करना हो, विधवा बहन का कोई बच्चा है उसको हम निःशुल्क भी कोचिंग कभी देते हैं, है हाँ, ना? अनाथ अनाथ बच्चा है उसको भी हम अच्छा डिस्काउंट देते हैं, कुछ जी, कैटेगरी में फी भी पूरी फीस माफ़ भी माफ़ होती है। माफ़ भी करते हैं, सब कुछ लेके। लेकिन एम्प्लॉयी जो है, हुँ, एम्प्लॉयी तो वो हम उसके सारे गुणवत्ता वाला है, सारे मानक स्थापित वो करता है, तभी हम उसको एम्प्लॉयी के रूप में, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो, चाहे नॉन नॉन टीचिंग स्टाफ टीचिंग हो। स्टाफ। और कभी भी मैंने एचआर को हमारे नहीं बोला, मैं उनको खाली सीवी भेजता हूँ, उनको बोलता हूँ तुम इंटरव्यू लो और तुम्हें लगे कि काबिल है उत्कर्ष में काम करने के लायक तो रखो। बाकी मैंने कहा है, मेरी भी सिफ़ारिश को नहीं मानना। जब क्या मेरी भी बात है! सिफ़ारिश नहीं मानेंगे तो तो फिर फिर और किसी और किसकी की तो मानेंगे? क्या बात है। जीवन की सफलता की कहानी डॉक्टर निर्मल गहलोत साहब के साथ आज जान रहे हैं हम। हमारे साथ hyundai की अल्काज़ार कार है, फैमिली कार है। कैसी लगी आपको ये गाड़ी? गाड़ी काफ़ी अच्छी और स्पेशियस है। देवड़ा फीचर हुंडई। देवड़ा hyundai की ये हाँ। गाड़ी है और बहुत ही सुंदर कार में आज हम सफ़र कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा निर्मल भैया कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? बस सबको, अगर मैं देखो बहुत ज़्यादा तो प्रवचन भाषण तो मैं नहीं दे पाऊँगा। मैं अपने जीवन के अनुभव के आधार पे व्यूअर्स को ये संदेश ये देना चाहूँगा कि जीवन में जो काम करो वो जम के करो, पूरी शिद्दत के साथ करो, दिल से काम करो। किसी को गिरा के आगे बढ़ना है ये भाव मत रखो, अपनी लाइन को लंबा करो। जीत का असली मज़ा लेना है तो उसकी तुलना किसी दूसरे की हार से मत करो, क्या बात! और किसी को हराने के लिए नहीं, ज़िंदगी में खुद जीतने के लिए खेलो। और आगे बढ़ गए तो पीछे जो मुड़ के देखो, जो पीछे हैं उनको भी साथ उनको भी साथ में लेके आगे बढ़ते रहो। हुँ, और मन में हमेशा ये भाव रखो कि हम सब यहाँ पे एक रोल निभाने के लिए आए हैं, वो रोल निभा के वापस एक दिन जाना भी है। उसको और इसलिए ईमानदारी से निभाएँ। उस रोल को ईमानदारी से निभाएँ हुँ, कि जब कभी अंतिम समय आए, हुँ, और कभी भी किसी भी क्षण आ सकता है, हुँ, और उस समय जब पीछे मुड़ के जीवन को देखें, उस समय सुना है कि पिक्चर की तरह वो जीवन पूरा उस समय चलता है, हुँ। वो 1-2 मिनट, 3 मिनट, तो उसमें फिर रिग्रेट नहीं रहे, पछतावा नहीं रहे। लगे कि हाँ, जो रोल ईश्वर ने भेजा था हमें निभाने के लिए, उसको बहुत अच्छे से निभा के वापस जा रहे हैं। क्या बात! मज़ा आ गया मतलब मुझे पर्सनली मज़ा आ गया व्यूअर्स का
व्यू पॉइंट्स क्या है, उनको कैसा लगा वो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। भैया अब हम हमारा आखिरी फास्टेस्ट फिंगर राउंड खेलेंगे, जहाँ कुछ जल्दी जल्दी में आपको जवाब देना, ज्यादा सोचना नहीं है उसके लिए आपको। ठीक है भैया, सो ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहला सवाल, जोधपुर की वो जगह जहाँ आपको जाना आज भी बेहद पसंद है। सोचना नहीं है। खाने पीने की जगह जो भी होती है वहाँ पे कहीं पे भी, जैसे विजय रेस्टोरेंट है, सूर्य साई समोसा है, ठीक है, आज भी जाते हो वो आप? लहसुन का कोफ्ता है, बिल्कुल जाता हूँ, खुद जाके खरीदता हूँ। वहाँ के मालिक कहते हैं आप क्यों आए, मैंने कहा भाई मुझे मुझे आके ही अच्छा लगता है इसलिए मैं आया हूँ। अरे क्या आप वाह, कहते हैं भेज देते हैं हम आपको मिर्ची वड़े का ऑफिस में भेज रहे हो, नहीं, वहाँ जाके लेने का जो मजा है वो अलग ही है। क्या बात है। अगर निर्मल जी शिक्षक नहीं होते तो क्या होते? शिक्षक नहीं होता, वो एयर कंडीशन मैकेनिक होता फिर और लोगों के एसी खराब कर रहा होता। सही तो होते नहीं मेरे से। अच्छा, बॉलीवुड आपका फेवरेट है या नहीं? मूवीज बहुत ज्यादा नहीं देखता हूँ, लेकिन मतलब कभी कभी देखता हूँ। कोई फेवरेट एक्टर, नाना पाटेकर। फेवरेट एक्ट्रेस? एक्ट्रेस रेखा रही है कोई जमाने में। रेखा जी। रेखा जी। क्या बात है। म्यूजिक पसंद करते हैं? म्यूजिक ए किस आर तरह रहमान, का? म्यूजिक म्यूजिक का ए आर रहमान का कुछ भी म्यूजिक होता है बहुत अच्छा लगता है। और अभी अम, पंडित रविशंकर, भीमसेन जोशी, इनके भी म्यूजिक काफी काफी देखता हूँ। मतलब अभी थोड़ा शांत म्यूजिक जो होता है ना वो अच्छा लगता है। जोधपुर की कचौरी या मिर्ची बड़ा? मिर्ची वड़ा। जोधपुर का जो ये देसी घी वाला खाना है वो, या इटालियन फूड? देसी घी वाला खाना। तो आप तो कई बार कहते हो ना फिट रहना है, फाइन रहना है, फिर इसमें देसी घी वाले अरे में। भाई साहब, देसी घी खाने से फिट रहोगे, बाकी सब तो घूम आया है। अच्छा ये देसी घी खाओ एकदम। लोग जो है ना, ये नया मीडिया और नए लोग वगैरह देसी घी खाने से ये होता है, ये होता है, नहीं होता है। घी घी अच्छी खाने क्वालिटी से का घी पुष्ट फायदा रहता है। देता हाँ है। हाँ, देसी घी खाओ, मजे से लेके रहो। निर्मल गहलोत जी को गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? सबसे ज्यादा गुस्सा कब आया? सबसे ज्यादा गुस्सा, मतलब गुस्सा आता रहता है, लेकिन क्या करते हैं उस मैं, समय? देखो मैं सामान्यतः गुस्सा जो है ना वो दिखाता हूँ, गुस्सा करता नहीं। ओके। गुस्सा दिखाना और करने के बीच का जो सूक्ष्म अंतर है वही समझने की जरूरत है। तो गुस्सा करने में क्या होता है कि गुस्सा आपको आ गया तो आपको गुस्सा वो रह रहा है, परमानेंट रह रहा है। मेरा वो गुस्सा ऐसा होएगा कि नेक्स्ट मीटिंग में या नेक्स्ट चीज में वो गुस्सा गायब। अगला आदमी भले ही सोचता रहेगा मेरे पे गुस्सा किया, पर मेरे दिमाग में वो नहीं रहता। तो इसलिए मैं गुस्सा दिखाता हूँ कभी कभी। और कोई ऐसी चीज जो विद्यार्थियों के बीच में जा रही है और वो गड़बड़ हो जाती है तो उसमें मुझे थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है, कोई भी टीम के ऊपर। बाकी सामान्यतः मैं गुस्सा मतलब सामाजिक रूप से नहीं करता हूँ। गुस्सा मैं करता हूँ हमारी टीम लीडर्स पे, टीम के मेंबर्स पे, और उनको भी लेके बताया कि सर जो है अगर कुछ कह रहे हैं, हमें समझा रहे हैं तो काम को लेके समझा रहे हैं, हमारे हित में ही है, ये उनको भी अंडरस्टैंडिंग ये रहती है। ओके, हाँ, बाकी पब्लिक प्लेस पे गुस्सा करना वगैरह, अभी भगवान ने करे देवड़ा हुंडई साहब की कार है, पीछे से अगर कोई ठोक भी देगा तो भी मैं गुस्सा नहीं करूंगा उसके ऊपर। मैं कहूंगा यार कोई कारण से उसको जाके पूछूंगा तेरा हालचाल ठीक है ना, सही है ना, सही है। ऐसा इस टाइप से लेके। दैट्स रियली ग्रेट। मतलब कूल काम रिलैक्स नेचर है आपका। हाँ हाँ, सामान्यतः जो है एक्सरसाइज या योगा योगा, योगासन करते हो आप? बिल्कुल, रोज? सप्ते में 5 दिन। अच्छा, आप ट्रैवल बहुत करते हो। विच इज योर फेवरेट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड? सिंगापुर। व्हाई? सिंगापुर में मतलब मारवाड़ी लोग हैं ना, तूने पूछ लिया भाई। देखो एक तो सब जगह पे पानी पानी वहाँ पे फ्री है, वाईफाई वहाँ पे एकदम फ्री है, वहाँ का नेचर बहुत अच्छा है। कभी भी बारिश वारिश हो जाती है तो नेचर काफी अच्छा है ना। और काफी ब्यूटीफुल डिजाइन उसको किया है। और भी कई सारे कंट्रीज हैं लेकिन काफी ब्यूटीफुली उसको डिजाइन किया हुआ है। तो इसलिए कई सारे कारणों से सिंगापुर में हमारे मित्र लोग भी हैं। हमारे प्रिय श्यामजी कुंबट जो मेरे सेवा के क्षेत्र में मेरे आदर्श हैं, वो सिंगापुर में रहते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे कारण। और हर साल आप एक जगह जाते हो या नहीं जाते हो? मतलब कोरोना काल में नहीं जा पाए, बाकी जाते हैं। परिवार के साथ में कुछ समय बिताने से वापस एनर्जी आती है आगे काम करने की। तो परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए निश्चित रूप से साल में कभी 1 बार, कभी 2 बार, 5-7 दिन के लिए जाते हैं। उसके बाद वापस जोधपुर याद आई जाती है अपने। जोधपुर क्या है, वो किलो नहीं दिखे जब तक खानो नहीं भावा है। क्या बात है। वो बात मेरे पे भी लागू होती है। पक्के जोधपुरी हैं आप? पक्के जोधपुर। एडो बचे कही है। एडो बचे कही। तो ये है हमारे द ग्रेट डॉक्टर निर्मल गहलोत साहब। आज तक आपने इनको एक अलग अंदाज में देखा होगा। आई होप कि आज के हमारे इंटरव्यू में आपने निर्मल जी को और करीब से समझा होगा और करीब से जाना होगा। निर्मल भैया, थैंक यू सो मच। इट वाज अ वंडरफुल टाइम टू टॉक टू यू एंड लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू। हमारे जीवन में
वो तमाम सीखें जो हैं वो काम आएगी और हम आगे बढ़ेंगे। देखो बहुत मजा आया। सीखें सारा नहीं है, जैसे एक बार मैं बताऊं कि एक बच्चे के लिए उसकी माँ ने खीर बनाई, जी। और खीर के अंदर काजू, किशमिश, शक्कर, केसर, चावल वगैरह सब बहुत मस्त वाली एकदम खीर बनाई। और बच्चे ने माँ से कहा कि माँ मैं ये खीर नहीं खाऊंगा, मुझे पसंद नहीं है। कि क्यों क्यों नहीं खाएगा, ये इसमें किशमिश जो डली हुई है मुझे मुझे पसंद नहीं है। माँ ने कहा किस्मत ही नहीं पसंद है ना, अच्छा किशमिश नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, किशमिश निकाल देते हैं, फिर को खा लेगा। तो बेटे ने कहा अच्छा ये संभव है क्या? हाँ क्यों नहीं संभव है। माँ किशमिश निकालती है, बची हुई खीर बेटे को देती है, बेटा बड़ा मजे से उसको खाता है। तो मैं ये मानता हूँ मेरा इंट्रो में मैंने कुछ अगर बातें बताई वो खीर की तरह है, सबको सारी बातें पसंद आएगा जरूरी नहीं है। तो जो बात पसंद आ जाए उसको खीर ग्रैंड कर की तरह लेना ले ले, और बाकी किसमिस की तरह किस्मत की निकाल तरह दे। उसको निकाल अरे देना। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। कोई भी सफ़र ख़त्म नहीं होता है। आज की हमारे सफलता की इस जर्नी का, सक्सेस जर्नी का एपिसोड भले ही ख़त्म हो गया है, पर निर्मल गहलोत जी की शिक्षा को, अफोर्डेबल शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने की भावना ख़त्म नहीं होगी। उत्कृष्ट परिवार के साथ अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाने का जो जोश है वो ख़त्म नहीं होगा, और हमारा भी इनसे सीख कर आगे बढ़ने का जो जोश है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। बहुत वर्ष आपका इंट्रो का सीरीज भी कभी ना। अरे वाह, फिर तो मज़ा आ गया। मतलब अब जो आपने कह दिया उसके बाद तो हमारा भी पता ही तब है।